हेलो एंड वेलकम टू एसएससी अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं एसएससी टॉक्स के ओनर और उन्होंने आज सीएचएसएल डीवी एनआर रीजन में उनका एक्सपीरियंस जो है हम अपने चैनल के थ्रू आप सब लोगों को बताएंगे। तो हम जानना चाहते हैं एसएससी टॉक्स के ओनर मिस्टर सुभाष से कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर, आप प्लीज बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आपके अपने चैनल के थ्रू बच्चों तक ये बात पहुंचाने में कि कैसा क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है और कैसा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अथॉरिटीज है कंसर्न वो वहां पे करवा रहे हैं। जी सर, आपकी बदौलत ही हमारा ये एसएससी अफेयर्स जो आपके कोलैबोरेशन के थ्रू ही हमारा जो चैनल है उसको काफी अच्छे जो व्यूअर्स मिले हैं। हम आपका अभी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा सपोर्ट में रहा हूं। अगर कोई कैंडिडेट, कोई आई वुड से क्रिएटर अच्छा काम करना चाहता है तो हमारे साथ में कोलैब कर सकता है। मैं बिल्कुल उनका वेलकम करूंगा और ऐसे ही हम कैंडिडेट्स की मदद करें तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। थैंक यू। तो सर, हाँ, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे जैसे ही एंटर किया आपने। तो क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि काफी वीडियोज में आपने भी इंटरव्यू लिया होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि वहाँ पे कैसा माहौल है। काफी लोगों ने थोड़ा नेगेटिव भी बताया, काफी लोगों ने बताया प्रोसेस काफी इजी भी है। तो आप बताइए आपका प्रोसेस कैसा रहा, नर्वस थे या नहीं थे? हाँ जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 20 जुलाई को था, इवनिंग शिफ्ट में, जिसे 3:45 वाली शिफ्ट कहते हैं, इवनिंग शिफ्ट में। तो उसमें था और जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहां पे बहुत सारी भीड़ थी। अब वो भीड़ थी, वो जो कैंडिडेट्स वहां पे थे, तो कई बच्चे सोच सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा वहां पे अटेंडेंस हो रही है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो बच्चों की टाइमिंग है वो ओवरलैप कर रही है। वो ओवरलैप क्यों कर रही है? क्योंकि कई बार जो वहाँ का एसएससी का सर्वर है वो हैंग हो जाता है। तो वहाँ पे बच्चे, जैसे हम गए थे तो 2 बजे वाले बच्चे भी, आफ्टरनून वाले बच्चे भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वहाँ पे भीड़ ज्यादा लगती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बच्चे जो अटेंडेंस हो वो काफी अच्छी खासी अटेंडेंस हो। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बाकी इसके अलावा जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को हम लोगों ने बिठाया था, जी सर, तो वहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग बोर्ड नंबर और आपका बैच नेम, वो लोग वहाँ से बोलेंगे आपको कि आपका इस बोर्ड वाले और इस बैच वाले और इस बोर्ड वाले इस रूम नंबर पे चले जाइए या फिर इस फ्लोर पे चले जाइए। तो वहाँ पे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। हमारे बैच वाले, जो मेरा बैच था, जो बैच नंबर 5 था शायद, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने पहले ही हमें बुला दिया था, बहुत पहले हमें बुला दिया था, करीब 15-20 मिनट पहले। बट वी डिड नॉट पे हीड। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो एक बच्चा था हमारे बैच से, तो सबसे पहले वो गया उनके पास। तो उन्होंने उनको डांट लगा दी कि मैं कब से यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, कब से मैं बुला रहा हूँ, तो आप लोगों का ध्यान कहाँ है? तो ऐसे चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले वहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है। इसके बाद में ओके सर, तो मैं यहाँ पे आपकी चीज को, मतलब जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जब ओवरलैप टाइमिंग हो रहा है तो उस वजह से काफी लोगों को पता नहीं है कि वो कौन से बैच वाले को बुला रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना, क्योंकि सारे स्टूडेंट वहीं बैठे रहते हैं, राइट? हाँ जी, वहीं पे सब लोग मंडली बना के एक तरह से वो बैठे रहते हैं। अच्छा जी सर, हाँ जी सर, ठीक है सर, आगे बताइए। जी, इसके बाद में वो लोग जैसे ही, मतलब उन्होंने बुलाया और मैं वहाँ पे हड़बड़ी से गया, क्योंकि उन्होंने बुलाया कि मैं कब से बुला रहा हूँ। सो आई वाज क्वाइट नर्वस एट दैट टाइम। सो व्हेन आई वाज गोइंग अप साइड, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आईडी दिखाओ। मैं बिना आईडी दिखाए अंदर जा रहा था। तो ये कई बार चीजें हो जाती हैं नर्वसनेस में। सो मुझे भी वहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस हो गया था आउट से। तो मैंने आईडी वहाँ पे दिखाई और फिर वहां से लिफ्ट में उन्होंने एसएससी के एक मैं कहूँगा एम्प्लॉय थे, जो उन्होंने मेरे को 5th फ्लोर पे वो लेके गए मेरे को लिफ्ट में, और वहां पे बोर्ड नंबर 10 था मेरा। तो वहां पे उस रूम में मेरे को उन्होंने छोड़ा। फिर जैसे ही हमने रूम में एंटर किया तो वहां पे जो एक सर थे और एक मैडम, दोनों यंग थे, और उन्होंने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया, काफी अच्छे से हमें
बताया कि कैसे क्या सारी चीजें करनी है। हमारे बैच में, हमारे बोर्ड में 7 से 8 लोग थे, शायद 10 लोग होते हैं टोटल, उसमें से 7 से 8 लोग वहाँ पे आए थे जब मैंने एंटर किया था। तो सबसे पहले तो जो मैडम थी उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दिया, वो जो भी फॉर्म होता है वो उसको फिल करना था। उसको बोला कि आप बाहर बैठ के फिल कर लीजिए, तो हमने बाहर बैठ के फिल कर लिया। 3-4 लोग थे हम, और सारे लोग उस जो 20 जुलाई को सारे लोग, मोस्टली जो लोग थे राजस्थान से थे, राजस्थान से जयपुर से मोस्टली सारे लोग थे, और एससी कैटेगरी का ही हुआ था 20 जुलाई को, जहाँ तक मुझे पता है। तो जैसे हमने आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया? हाँ जी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था वो। उसमें हैंड राइटिंग और सिग्नेचर और जो बेसिक डिटेल जो होती है, जो कमीशन कॉपी के पीछे हम लोग लिखते हैं एग्जाम में, तो वो ही चीज दोबारा। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा जी कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जो डीवी एक्सपीरियंस उसमें बताया था कि जो हैंड राइटिंग चेकिंग है, या आपका जो फोटो है, या आपके सिग्नेचर है, काफी कुछ वो चेक कर रहे थे। तो आप बताइए, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ या फिर कुछ अलग? मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हैंड राइटिंग वाला इश्यू है वो बिल्कुल भी वो लोग चेक नहीं कर रहे हैं। एज फार एज माई बैच इज कंसर्न, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वो जो मैडम थी, उन्होंने जैसे ही मैंने वो फॉर्म भरा और उनको सबमिट किया, तो वो जो मैडम थी उन्होंने बुलाया मुझे और मेरी प्रेफरेंस पूछी और डायरेक्ट उन्होंने सबमिट कर दिया। जो मेरा फॉर्म था, मेरे सामने एक कंप्यूटर वाली स्क्रीन थी, वो मेरे को दिख रही थी, और उन्होंने ना तो मेरी हैंडराइटिंग देखी, ना मेरा सिग्नेचर देखा, ना मेरी फोटो चेक करी। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और डायरेक्ट मेरे को क्लियर दे दिया बिना कुछ देखे। या फिर उन्होंने एक निगाह में सारी चीजें देख ली हो, वो बात अलग है, बट ऐसा उन्होंने कुछ चेक नहीं किया जैसे कैंडिडेट बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चेक करे। ऐसा बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं हुआ। जी सर, मे भी ऐसा हो सकता है वो शुरुआत में जब डीवी हो रहे थे तब शायद इस एसएससी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट अपना रवैया दिखा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शायद इन चीजों को नॉर्मल करने लग गए शायद। जी, ऐसा हो सकता है। मेरे 2 ओपिनियन है यहाँ पे। एक तो जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के साथ ये सारी चीजें ज्यादा हुई हैं, जैसा मेरे को पता चला है। और एक ये चीजें हो रही हैं जो मॉर्निंग में जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो फ्रेश आते हैं, तो मतलब चीजों को वो थोड़े ठीक से देखते हैं। बाकी जैसे जैसे टाइम वहाँ पे बीतता है, जैसे इवनिंग में, तो वो जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत जल्दी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी में शायद इवनिंग वालों को थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मैं कहूँगा मिल जा रहा है। अच्छा जी सर, वो टाइम के हिसाब से वो जल्दी वो अपने टाइम पे खत्म करके जाने के लिए वो थोड़ा प्रोसेस को पास कर देते हैं। हाँ जी, उस वक्त वो लोग बोल रहे थे कि जो सीनियर अधिकारी थे उनसे वो लोग बोल रहे थे कि सर अब मत भेजना इस बैच में, इस बोर्ड में अब कोई भी कैंडिडेट मत भेजना। तो मे भी हो सकता है उनको घर जाने की जल्दी हो, वट एवर मे बी द रीजन, बट व्हाट इट इज। तो आपका तो क्लियर हो ही गया। आपका वहाँ पे बैच में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आप ही कैटेगरी में कोई इश्यू आ रहा हो? नहीं, कैटेगरी में तो कोई भी इशू नहीं आया, सिंस इट वाज एससी कैटेगरी। तो एससी एसटी में मुझे नहीं लगता कोई भी इशू आएगा, चाहे आपका 10 साल पुराना सर्टिफिकेट हो, 5 साल पुराना, 1 साल पुराना, डज नॉट मैटर। जी सर, आपको क्लियर ही मिलना है। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनके अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो क्या आपको ऐसे स्टूडेंट्स दिखे जो कि डीवी देने के बाद ही वहाँ पे आ गए हों? आपको ऐसा कोई स्टूडेंट दिखा या कैंडिडेट? डीवी देने के बाद तो मुझे तो ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले, बट जैसे मैंने बात करी है बच्चों से, तो एक बच्चे से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मेरा जो डीवी था किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, लेकिन अगले दिन मैं आ गया था, तो उन्होंने बिल्कुल आराम से मेरा डीवी कंप्लीट करवा लिया। अच्छा, चलो ये अच्छी बात हो सकती है अगर कोई मिस कर गया हो। हाँ जी, ये भी उन पे डिपेंड करता है वो कंसीडर करे या नहीं करे। हाँ, बट वो मोस्टली कर ही लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा रीजन वैलिड देना होगा वहाँ पे। जी सर। हाँ जी। तो सर ऐसा कुछ और इश्यूज जो कि हम अभी सारे डॉक्यूमेंट जो एक्सपीरियंस शेयर किया बच्चों ने, हाँ जी, उन पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि रियलिटी एक्चुअली क्या मिथ है या कहाँ तक चीजें सही है? हाँ जी, हाँ जी। तो जब से मैंने अपने चैनल पे और आपने अपने चैनल पे ये शुरुआत करी है,
जो रिकॉर्डिंग्स हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, तो तब से मतलब ये मिथ बन गया, ये डर सा फैल गया है, नेगेटिविटी, कि वहां पे विदहेल्ड कर लिया जाएगा, आपको हैंड राइटिंग में निकाल दिया जाएगा, सिग्नेचर में निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बचा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोड बिल्कुल भी मत लेके जाना वहां पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको वहां पे सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ना कि आपको वो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट आप तभी होंगे जब आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है। ऐसा मतलब किसी की किस्मत खराब हो तो कोई जेन्युइन बच्चे को भी वहां पे विदहेल्ड कर लिया जा सकता है, लेकिन वो मतलब 0.01% ऐसे केसेस हैं। तो इतने कम केसेस के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे सभी को विदहेल्ड कर लिया जाएगा। जी सर। मैं आपको मेरी बात बताना चाहूंगा कि मैं भी थोड़ा बहुत वहां पे बच्चों की बातें सुन के, जैसा मेरे को बताया गया था कि ऐसा वो सिग्नेचर हैंड राइटिंग में इशू दे रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस वहां पे हो गया था। लेकिन जैसे उन्होंने क्लियर दिया, विदिन 5 मिनट्स उन्होंने क्लियर दे दिया, कुछ भी वहां पे इशू नहीं आया। बस हाँ, उन्होंने पूछा था, एक सर थे, उन्होंने मेरे को पूछा था कि वो जो टायर 1 और टायर 2 टायर 3 की जो फोटोज होती है ना वेब कैम वाली, जी सर, तो उसको देख के और मेरी शक्ल की तरफ देख के उन्होंने पूछा था कि इज दैट रियली यू? मैंने कहा यस सर, इट इज मी, मैंने ऐसा बोला। तो बस इतनी ही बात हुई थी और कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। और वो जो क्वेश्चन था, वो जो सर थे वो सभी कैंडिडेट से पूछ रहे थे, मेरे से उन्होंने अनोखा क्वेश्चन नहीं पूछा था, सभी से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा जी मैं भी जी। तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। मैं कैंडिडेट से तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बेफिक्र होके जाए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक ओरिजिनल आईडी, तो यू डोंट हैव टू फियर ऑफ एनीथिंग। ओके सर, आपने बिल्कुल एकदम जो डर फैला हुआ था उसके बारे में उसका एक अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि चीजें एक्चुअली हो क्या रही है। हाँ जी सर। तो सर अब लगभग 2 दिन का डीवी, 3 दिन का डीवी और बचा है, ठीक है, और कई रीजन्स की जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है वो भी आ चुके हैं। तो जी क्या लग रहा है सर, मतलब ओवरऑल अटेंडेंस कहाँ तक जाएगी? जी, जैसे डेटा हमारे सामने आ रहे हैं तो 80% ER में तो आई थिंक 87% तक पहुंच चुकी है अटेंडेंस। तो उसको देख के लग रहा है कि 80% प्लस ही रहने वाली अटेंडेंस। बाकी NR में और CR में, क्योंकि 15,000 के करीब बच्चे यहीं पे हैं, तो इन्हीं की परसेंटेज जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो डिसाइड करेगी आपकी कट ऑफ। तो मुझे लगता है एवरेज 80% रहेगी तो अटेंडेंस। हमें अभी CR और NR रीजन का अभी वेट करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही। जी बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न रीजन में, ER रीजन में यहाँ पे तो 500,000 बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2,000 के करीब बच्चे इनको मिला के कुल टोटल। राइट। तो इनके आधार पे हम कह नहीं सकते। NR और CR पे ये सारी चीज डिपेंड है। ठीक है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जैसे हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारा काफी सहयोग किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया अगेन। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी जो कैंडिडेट है जो अपना चैनल के थ्रू बच्चों को अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के साथ कोलैब कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आई वुड ग्लैड टू बी हेल्प यू गाइस। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी सर, कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग आपने बात पूछी थी कि मैंने वहां पे कई बच्चे मुझे मिले ऑलरेडी, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे CHSL 2017 के थ्रू। 2 बच्चे मुझको ऐसे मिले, एक तो अमृतसर पोस्टेड थे और एक मुंबई से आए थे। तो एक LDC पे पोस्टेड थे, एक sorting असिस्टेंट पे पोस्टेड थे। तो वो भी DV देने आए थे और वो लोग कह रहे थे कि हमें होम स्टेट चाहिए, तो इसी के लिए आए थे। एक का स्कोर, मुंबई वाले का स्कोर था 202 और अमृतसर वाले का स्कोर था 188 SC कैटेगरी में दोनों का। तो वो लोग कह रहे थे कि हमें होम स्टेट चाहिए। तो ये जो मिथ था ना कि लोग DV स्किप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दैट हैज शटर्ड। तो सारे लोग आ रहे हैं, कोई नहीं छोड़ रहा, ये मैं कहना चाहूंगा। मतलब लगभग जिनके नंबर है अच्छे आ रहे हैं या कम है वो सभी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको अच्छी ऑलरेडी, मतलब जिनको लगता है कि नंबर अच्छे हैं फिर भी वो स्किप नहीं कर रहे ऑलरेडी जॉब वाले भी।
हाँ जी, वो नहीं सोचते एक दूसरों के बारे में। अब जब वो बाहर रह के काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें अपनी होम स्टेट चाहिए, तो वो अपना अपने अकॉर्डिंग वो सही भी है। तो ये गलत पैटर्न है कि कुछ लोगों को तो जॉब मिलना ही मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे लोग अपनी चॉइसों पे खेल रहे हैं जॉब मिलने के बाद भी। सही बात है आपकी। और मैंने उनको बोला भी था कि आप जिस पोस्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उसको प्लीज फिल मत करना, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, ये हम क्यों करेंगे, ऐसा मेरे को बोला उन्होंने। ठीक है सर, ये तो चलो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने जितना हो सके स्किप डीवी का मूवमेंट भी आगे बढ़ाया था, लेकिन अब तो ये कैंडिडेट्स के ऊपर है कि वो क्या चूज करना प्रेफर करते हैं। हाँ जी, हमने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है, बाकी सब कुछ नियति के हाथ में है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, सब ठीक ही होगा वैसे तो। हाँ जी सर। ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका जो डीवी एक्सपीरियंस रहा और जो मिथ्स आपने जो बेस्ट किया है वो के लिए थैंक यू। मैं आपका जो एक्सपीरियंस है वो सभी के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सर, इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू।